तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइडू कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के का आइडिया काम करेगा, हम लोग जाकर चोरमा को हरा सकते हैं उसके पैलेस में। तो बैकचुआ उससे कहते हैं कि वाकई में तुम्हें लगता है कि चोरमा को हराया जा सकता है और उसकी फोर्सेस का क्या करेंगे। बाइडू से कहते हैं कि जितनी म्यूरियम के पास इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके अंदर जितने भी पैलेस आते हैं उन सभी पैलेस या फोर्ट्रेस में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग अभी तक वहाँ पर से निकले भी नहीं है। इतना मुझे लगता है कि चोरमा को तैयारी करने के लिए यहाँ पर कम से कम 10 दिन तो लगेंगे। उसे यहाँ पर अपनी आर्मी को इकट्ठा करने में पूरे 10 दिन लगेंगे और उसी के बाद ही वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास पूरे 1 लाख सोल्जर्स हैं जो कि 13 फोर्ट्रेस से यहाँ पर आने वाले हैं। 13 फोर्ट्रेस से 1 लाख सोल्जर्स को इकट्ठा होने में 10 दिन का टाइम तो लाजमी लगेगा। यहीं पर फोर्ट्रेसेस का भी सीन दिखाया जा रहा था कि उनके पास जैसे जैसे मैसेज पहुंचता है वो जाकर अपने लॉर्ड को इस बारे में बताते हैं कि चोरमा का मैसेज आया और हम सभी को अपनी आर्मी को इकट्ठा करना है। बाइडू कहता है कि इस लड़के के आइडिया के मुताबिक हम लोग उस 1 लाख की आर्मी को इकट्ठा होने से पहले जाकर फोर्ट्रेस के ऊपर उन सभी मास्टर्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं और इससे हम लोग वार को रोक सकते हैं। तो बैकचुआ से कहते हैं कि तुम्हारी ये सोच जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हिमवली डीमन यानी कि चोरमा जो है वो वहां पर अकेला होगा? वो वहां पर अकेला नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने वैगमा को क्या हरा दिया? तुम्हें लगता है कि तुम हिमवली डीमन और उसके साथ उसके जो बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी को हरा सकते हो? तुम उनमें से किसी को भी नहीं हरा सकते। इसके साथ 3 मास्टर्स हैं, यानी कि पहले 3 रिप्रेजेंटेटिव वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतने पावरफुल है कि वो तीनों अकेले तुम्हारे 12 एल्डर्स को भी हरा सकते हैं। तो बाइडू से कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैं चाहता हूं कि बैकचुआ तुम जाओ, तुम मारियन फोर्ट्रेस में जाओ, वहां पर जो सीक्रेट पैसेज है उस सीक्रेट पैसेज के रास्ते से अंदर जाओ और जाकर सरप्राइज अटैक करो। तब तुम वहां पर पहुंच जाओगी। हमारी आर्मी को वहां पर अंदर एंटर करवाना, क्योंकि मैं कैप्टन हूं, तो मैं सेपरेट यूनिट का कैप्टन हूं, तो मैं पूरे 1000 सोल्जर्स को अपने साथ लेकर वहां पर जा सकता हूं। मेरे पास 1000 सोल्जर्स हैं जो कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। मैं उन सभी को लेकर मारियन फोर्ट्रेस के बाहर पहुंचूंगा। जब तुम अंदर से दरवाजा खोलोगी मैं उन सभी को लेकर अंदर आ जाऊंगा और उन सभी के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। ये एक सरप्राइज अटैक होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर 1000 सोल्जर्स की आर्मी और इसके साथ हमारे पास 3 बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। 3 पावरफुल मॉन्स्टर्स की मदद से हम लोग ये कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा वाइस जनरल ली गन्नाक है, वो भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। तो बैकचुआ से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ली गन्नाक अभी तक जिंदा है? जाचा ने उसे मार दिया होगा। तो वो कहता है नहीं, जाचा ने उसे नहीं मारा होगा, वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि जाचा यहाँ पर खतरा मोल ले सकता है म्यूरियम के साथ फाइट करने का। वो यहाँ पर ली गन्नाक को मार देता है तो म्यूरियम यूनियन उसके खिलाफ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो मॉन्स्टर है वो बाउंटी हंटर 77 है। बाउंटी हंटर 77 के बारे में तो तुमने सुना होगा। वो कहती है 77, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वो से कहता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल बाउंटी हंटर है। उसके बारे में सुना है कि वो जिस भी टारगेट की सुपारी लेता है वो उसको मार डालता है। इतना ज्यादा काबिल है, वो एक मॉन्स्टर की तरह हो चुका है, यानी कि एक पावरफुल मास्टर है। उसे पैसे दिए जाए, अगर उसे अच्छे पैसे दिए गए तो वो मारियन फोर्ट्रेस के चोरमा को मारने की सुपारी जरूर लेगा और वैसे भी वो मारियन फोर्ट्रेस के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और मॉन्स्टर है। तो वो सोमा की तरफ इशारा करता है और कहता है हालांकि ये बेवकूफ है लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसके स्किल्स को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर इसे एक मास्टर मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये भी एक मास्टर है। तो फिर साथ ही बाइडू से कहता है कि हमारा प्लान जो है इसको कामयाब करने में हमें यहाँ पर एक डिकोय की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो कि इन सभी को ललचाए और वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और उस चीज को तुम लेकर आओगी। लेकिन अफसोस कि वो चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि फीनिक्स इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट। क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करता है? तो बैकचुआ उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। तो बाइडू से कहता है कि ठीक है मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो वाकई में एग्जिस्ट करता होता इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग चोरमा और इसके साथ साथ याचा और बाकी के सभी लोग उस फ्रूट को लेने के लिए वहां पर जरूर आते। उन सभी को आसानी से जाल में फंसाया जा सकता था। तो इसी के साथ ही बैकचुआ खामोश हो जाती है। फिर साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई बताती हूँ, असल में इमॉर्टल फीनिक्स का फ्रूट सच्ची में है। बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। बाइडू से कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? क्या वाकई में ऐसा फ्रूट है? यहीं पर सोमा को दिखाते हैं कि सोमा जो होता है वो आराम से सो रहा है, लेकिन इसी के साथ ही वो उसका पाँव पकड़ लेता है। वो यहाँ पर बैकचुआ का पाँव पकड़ लेता है। तो बैकचुआ उसे किक मारती है और उसे उठाकर वहां पर आगे की तरफ पटक देती है। जबकि हमारा सोमा सोते सोते वहां पर बातें कर रहा था कि बहुत ही जल्दी मैं इस दुनिया का सबसे महान एरेंट बॉय बन जाऊंगा। बैकचुआ बाइडू को बता रही होती है कि इमॉर्टल फ्रूट वाकई में एग्जिस्ट करता है और अगर अभी तक किसी ने उसको ढूंढा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अभी भी वो उसी जगह के ऊपर सील है। और सोमा को जब वहां पर से किक पड़ी थी तो वो लुढ़कता हुआ सीधा जाकर बाइडू के पाँव के साथ लटक जाता है और पाँव को पकड़कर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम लोग आज ही फेरे ले लेते हैं, हम लोग आज ही शादी कर लेते हैं। हमारा बाइडू जो था उसे फिर से वहां से किक मारता है और सोमा बेचारा लुढ़कता हुआ सीधा जाकर वहां पर फायर के ऊपर जाकर गिरता है और उसकी कमर के ऊपर आग लग जाती है। तो वो दोनों वहां पर बड़े आराम से बात कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात की बिल्कुल ही परवाह नहीं है कि सोमा लुढ़कता हुआ कहां पर जाकर गिर रहा है। बैकचुआ उसे कहते हैं कि इस वक्त इमॉर्टल फ्रूट ऑफ फीनिक्स को एक ऐसी जगह के ऊपर बंद किया गया है, एक ऐसी जगह के ऊपर सील किया गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अहवा पैलेस के लोग ही जा सकते हैं, यानी कि अहवा पैलेस की रॉयल फैमिली के लोग इस जगह के ऊपर जा सकते हैं। वहां पर बहुत सारे मैकेनिज्म
मैकेनिज्म लगे हुए हैं। उस जगह को एवा पैलेस की सेरिब्रल वॉल्ट कहते हैं। सेरिब्रल वॉल्ट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इतने सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं कि कोई मास्टर भी वहां पर जाकर इमॉर्टल फ्रूट को नहीं ले सकता। और सोमा को दिखाते हैं कि वो आग के अंदर लेटा होता है तो उसको वहां पर गर्मी लगती है, तो वो कहता है कि ये क्या, हमारी शादी की बात हुई और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो बाइडू कहता है कि चलो फिर ठीक है, ये करते हैं, मुझे लगता है कि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। वक्त हमारी म्यूरियम की आर्मी जो है वो भी यहाँ पर इसी तरफ आ रही है। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर मैं उनके साथ मिलूंगा और उनको अपने साथ लेकर मैं यहाँ से सीधा घोस्ट वैली जाऊंगा ताकि वहां पर से जाकर वाइस जनरल ली गाना को आजाद करवा सकूं। ली गाना को वहां से आजाद करवाने के बाद हम लोग वापस इस जगह के ऊपर आएंगे। तब कि तुम्हें अपने साथ इस बेवकूफ को लेकर जाना होगा। तुम इस बेवकूफ के साथ जाओ, जाकर 77 को मनाओ, 77 को मनाना और उसके साथ साथ इमॉर्टल फिनिक्स फ्रूट को भी तुम दोनों को लेकर आना होगा। 3 दिन के बाद हमें घोस्ट वैली के बाहर मिलना है। 3 दिन के बाद तुम्हें वहां पर 77 को भी अपने साथ लेकर आना होगा और घोस्ट वैली के बाहर हम लोग मिलेंगे और उसके बाद हम लोग मारियन फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऊपर से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं तो बैक्चुआ आगे आगे चल रही होती है और हमारा सोमा उसके पीछे पीछे होता है। वो उसे कहता है कि ये अचानक से मुझे अपनी कमर के ऊपर जलने की फीलिंग क्यों महसूस हो रही है, ये पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं जल कैसे गया। बैक्चुआ वहां पर हंस रही होती है। इसके साथ ही वो लोग चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि मुझे बताओ तो सही, ये 77 बंदा हमें कहां पर मिलेगा। तो वो उसे कहती है कि हमें यहाँ पर से 2 दिन और वैली के नीचे की तरफ चलना होगा और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ चढ़ना होगा जहाँ पर वो बंदा हमें मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर हम लोग भागते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आधे दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। इनके पास 10 दिन से भी कम का टाइम है। 10 दिन से कम के टाइम में इन लोगों को यहाँ पर अपनी फोर्सेस को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जाकर मार्गन फोर्ट्रेस में चोनमा से फाइट करना होगी। तो तीनों यहाँ पर अपनी आर्मी को रेडी करने के लिए तैयार होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट कहानी जो होती है हमें 77 की सुनाई जाने वाली है। तो कहा जाता है कि 77 जो होता है वो एक ऐसा इंसान है जो कि सिर्फ एक जंप लगाकर नीचे से ऊपर माउंटेन के ऊपर जा सकता है, ताकि वो एक पाँव हिलाकर ग्राउंड में अर्थक्वेक ला सकता है और अर्थक्वेक को बर्दाश्त भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो जिस जगह के ऊपर भी जाता है वहां पर पसीने का एक कतरा भी नहीं बहाता, यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं गिरते, उसका एक सिंगल बाल भी कभी किसी जगह के ऊपर भी नहीं गिरा। और 77 को दिखाते हैं कि वो एक पिलर के ऊपर लेटा होता है एक घर के अंदर, जहाँ पर ऊपर एक बीम होता है, वो उस बीम के ऊपर लेटा होता है। यहीं पर उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि 77 के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसा मास्टर है जिसका शैडो नहीं है, यानी कि उसे शैडोलेस मास्टर भी कहा जाता है। वो एक बाउंटी हंटर है, बाउंटी हंटर जो कि सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को मारता है। ऐसे लोग जिन्होंने बुरे क्राइम किए हो, जिन्होंने बुरे काम किए हो, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बाउंटी लेता है। अभी तक 17 पावरफुल मास्टर्स की जान लिया। 17 पावरफुल मास्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लो में उसने मार डाला, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में उसने सभी के सभी 17 मास्टर्स को मार डाला। यहाँ पर जिनमें से 3 बॉस द स्पेशल थे, 3 बॉस द पावरफुल मास्टर्स है, जिनमें से एक व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड था। वो इतना पावरफुल था कि वो किसी भी मास्टर को बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन इसने उसको भी बड़ी आसानी से मार दिया। और उसके बाद एक दूसरा था जिसे सेंट्रिक हा जिन ह्योंग कहते हैं। अपनी कला में इतना ज्यादा माहिर था कि वो पानी को यूज करते हुए आयरन के अंदर भी ड्रिल कर सकता था, लेकिन इसने उसको भी मार दिया उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल करके। और उसके बाद एक और मास्टर था जिसे ग्रेट ब्लड सीकिंग मॉन्स्टर कहते हैं। उस मास्टर ने, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली और उनका ब्लड पिया था, इसने उस मास्टर को भी मार डाला। तो इस बार हमारे 77 को यहाँ पर एक नया टारगेट दिया गया होता है। उसे एक मास्टर को मारना होता है जिसको द ब्लड डीमन हॉन सैम कहते हैं। हॉन सैम उसका नाम होता है। तो उसका पोस्टर उसके सामने होता है जहाँ पर उसे 5000 यांग मिलने वाले हैं, इसकी बाउंटी मिलने वाली है। वो इसी घर में आने वाला है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। 77 कहता है कि पिछले 17 दिन से यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं स्मैक जेम में छुपकर उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो ब्लड डीमन अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर आने वाला, क्योंकि उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। यहीं पर बाहर का सीन दिखाते हैं कि हॉन सैम जो होता है वहाँ पर पहुंच गया होता है, अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुंचता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अकेला हुआ ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोमा और बैक्चुआ ये दोनों 77 को अपना साथ देने के लिए कैसे मनाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।